सो जनाब शुरू करते हैं। आज का मौजू है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर कानून की जो बेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरेशन ने कानून बनाना है या प्रोविंस ने कानून बनाना है, उस तमाम की बुनियाद जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताती है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे वफाक जो है वो लेजिस्लेशन कर सकता है। वफाक मीन फेडरेशन। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेल्स टैक्स में एंट्री 49 के तहत जो सेल्स टैक्स है अदर देन टैक्स ऑन सर्विसेज वो फेडरेशन कर सकती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंट्री 42 में कि अगर वो 49 में टैक्स नहीं लगाना चाहते तो वो 52 में जाकर वो टैक्स लगा सकते हैं इन ल्यू, मींस इन रिप्लेसमेंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ। ठीक है, इसी तरह आज जो हम टैक्स पढ़ेंगे वो है इनकम टैक्स। तो टैक्सेस ऑन इनकम जो है एंट्री 47 के तहत ये विफाक का इख्तियार है। वो कहते हैं द टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जो टैक्सेस हैं वो क्या हैं, विफाक की जिम्मेदारी है इनकम के ऊपर। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स विफाक नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे स्पेशल एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है। सो सबसे पहले जो लोग ये जानना चाहते हैं कि जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहाँ लिखा है, वहां पे भी लिखा हुआ है। वहां ना भी लिखा होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं था, इसलिए फेडरेशन इस पे टैक्स नहीं लगा सकती। फेडरेशन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, फेडरेशन टैक्स लगा सकती है सिर्फ इनकम पे। अच्छा, इनकम पे अगर वो नहीं लगाना चाहती तो फिर ये एंट्री 52 है जिसमें के उसने कहा कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट मशीनरी अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशमेंट और इंस्टॉलेशन इन ल्यू ऑफ द टैक्सेस एंड ड्यूटीज specified in entries 44, 47, 48 and 49 or in lieu of any one of them or more of them। यानी कि ये जो एंट्रियां हैं कौन कौन सी, 44 ड्यूटीज को एक्साइज की डील करती है। उसके बाद एंट्री 47 है जो इनकम टैक्स को डील करती है। एंट्री 48 है जो टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन को डील करती है। और एंट्री 49 है जो सेल्स टैक्स को डील करती है। ठीक है, सो इन टैक्सेस के इन ल्यू, यानी अगर ये टैक्सेस नहीं लगाना चाहते तो वो कैपेसिटी बेस्ड टैक्स लगा सकते हैं कि प्लांट की कैपेसिटी पे, अर्निंग कैपेसिटी पे, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी पे ड्यूटीज या टैक्सेस लगा दें। सो अभी चूंकि हमने अपने आप को कन्फाइन रखना है इनकम टैक्स पे, सेल्स टैक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, तो इनकम टैक्स पे कन्फाइन रखने के लिए ये जरूरी है कि हम जान लें कि अगर एक फेडरेशन जो है वो सेल्स जो इनकम टैक्स है वो नहीं लगाना चाहती अंडर एंट्री 47 तो 52 में आके वो कैपेसिटी बेस पे लगा सकती। ठीक हो गया जनाब, या कि अर्निंग अर्निंग बेस पे लगा सकती। तो ये तो थी वो तमाम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन थी जिसके जरिए हमें यह पता लगता है कि जनाब फेडरेशन के पास पावर है इनकम टैक्स पे यानी इनकम पे टैक्स लगाने की। तो आइए आप देखते हैं कि हम जब बात करते हैं इनकम टैक्स की तो इनकम टैक्स है क्या। ठीक है, अच्छा आपको मैंने बताया था कि हर लॉ में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है जो बताता है कि टैक्स चार्ज कैसे होगा। अब ये आपके सामने सबसे पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इसका ये शॉर्ट नेम भी दिया हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नंबर XLIX ऑफ 2001। ठीक है, अब ये रोमन नंबर है, इसको देख लीजिएगा ये क्या नंबर बनता है। बहरहाल एनी हाउ मुझे इन रोमन चीजों से वैसे ही बड़ी चिड़चिड़। अच्छा जी, इसका मकसद क्या है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। मकसद बता दिया उन्होंने, कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। आगे उसकी डिटेल बताते हैं। whereas it is expedient to consolidate and amend the law relating to income tax and to provide for matters ancillary thereto or connected therewith। कि कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स और जो उससे मुतल्लिका चीजें हैं उनको।
where the president is satisfied that the circumstances exist which render it necessary to take immediate action. और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने प्रोविंशियल ये जो है वो in pursuance of proclamation of emergency of the 14th day of 1999 उन्होंने क्या किया है एक्सरसाइज करते हुए पावर्स को कि उन्होंने इस्लामिक इसको एज एन ऑर्डिनेंस जो है वो प्रोमलगेट कर दिया है ये and in the exercise of all the powers enabling him in that behalf the president of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to make and promulgate the following ordinance. तो जनाब ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बना था। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर एक का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंटेड कमेंसमेंट होती है, तो इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट क्या है? शॉर्ट टाइटल से मुराद ये है कि बच्चे का नाम क्या रखा जाएगा, एक्सटेंट कहाँ तक ये फैला हुआ होगा, और कमेंसमेंट कब से ये लगेगा। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो हम उसे बुलाते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बच्चे का नाम हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रखा है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में लगता है। अच्छा, अब पहले ये था कि आर्टिकल 246 एंड 247 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वजह से फाटा और पाटा के इलाकों में इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब फाटा और पाटा के जो इलाके मर्ज हो गए केपी के साथ या बलोचिस्तान के साथ, तो वो उनमें अब ये तमाम जो ऑर्डिनेंस है ये एक्सटेंड हो गया। लेकिन इसी ऑर्डिनेंस के अंदर स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस दी हुई हैं उन इलाकों को, बीइंग द डिस्ट्रेस्ड एरियाज, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं ये है क्या चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट, कि ये उस तारीख से लगेगा जिस तारीख फेडरल गवर्नमेंट जो है फेडरल गजट के अंदर अपॉइंट करेगी। अच्छा जी, वो क्या तारीख है? हम्म, जी नजर आया? जी सर। कब से लगाया फेडरल गवर्नमेंट ने? 1 डे ऑफ जुलाई 2002 से। अच्छा, ये बात याद रखिए, जब भी कोई नया ऑर्डिनेंस आता है वो तब तक कारामद नहीं हो सकता जब तक वो पिछले ऑर्डिनेंस को रिपील ना कर दे, ठीक है? सो इस ऑर्डिनेंस में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो कि इससे पहले का ऑर्डिनेंस था, उसकी रिपीलिंग प्रोविजंस इसमें मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन हर चीज रिपील नहीं की जा सकती, कुछ कुछ प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए पिछले ऑर्डिनेंस की कुछ प्रोविजंस को अलाइव रखा जाता है, उसे कहते हैं सेविंग प्रोविजंस, ठीक है? सो सेविंग प्रोविजंस भी मौजूद है इस ऑर्डिनेंस में और रिपीलिंग प्रोविजंस भी मौजूद हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आगे चलें। ये बातें वही हैं जो सेल्स टैक्स में मैंने आपको बताई थी, ये कोई नई बातें नहीं है, ये सब वही है। अच्छा, जिस तरह सेल्स टैक्स में डेफिनेशंस थी, यहाँ पे भी डेफिनेशंस हैं। ये इनकम टैक्स की डेफिनेशंस हैं सेक्शन 2 में, और इसकी ये क्लासेस हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्टिव टैक्स पेयर, अमलगामेशन, ये ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? अच्छा, मैं नेक्स्ट यानी कल के पीरियड में मैं आपको 1 पेजर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इस तरह आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो ये आपको ग्रेस्प करना मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको इसमें 1 पेज के ऊपर एक फ्लो चार्ट बना के दूंगा जिससे आपको चीज समझ आ जाएगी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी लॉ को, फिस्कल स्टैट्यूट को जब आपने पढ़ना है, ये सेक्शन 2 चल रहा है इसका अभी, ये देखें काफी लंबा सेक्शन है, 70-80 इसकी डेफिनेशन में, ठीक है, 75। अच्छा, सबसे पहला सेक्शन जो है डेफिनेशंस के बाद वो ये क्या कहता है, ये पढ़ें जरा, ये क्या है? हाँ भाई, अपना आफरीदी।
कहाँ है भैया अफरीदी साहब? जी सर। हाँ, ये पढ़ो जरा क्या लिखा है। Ordinance to override other laws. The provision of this ordinance shall apply, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force. बिल्कुल सही। अब इन्होंने ये कहा, मैंने इस लफ्ज के बारे में आपको कुछ बताया था। ये वाला जो लफ्ज है, इसको क्या कहते हैं? कौन सी क्लास है ये? नॉन ऑब्स्टेंटे क्लास। क्या है? Non-obstante. Non-obstanding. हाँ, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लास। ठीक है। और जब ये क्लास होती है तो इसका मतलब होता है कि दिस क्लास ओवरराइड। किस चीज को ओवरराइड? फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो दिस ऑर्डिनेंस शैल ओवरराइड ऑल अदर लॉज, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इस कानून की प्रोविजंस लगेंगी चाहे किसी और कानून में कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओवरराइडिंग प्रोविजन दे दी। ठीक हो गया। तो ये कानून लगेगा, बाकी किसी जगह कुछ भी लिखा हो वो खैर है। अब ये क्या लिखा हुआ है? चैप्टर 2 क्या है? Charge of tax. वेरी गुड। तो चार्ज ऑफ टैक्स का मतलब है कि इस चैप्टर में बताया गया होगा टैक्स किस पे चार्ज करना है, किस तरह चार्ज करना है और क्यों चार्ज करना है। ऐसा ही है। अच्छा जी, कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। अब मैं यहाँ पे काम करने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये एक और क्लास है, इसको हम क्या कहते हैं ये बताएंगी। इसको मैं कर देता हूँ होम पे जाके, यार पहले इसको पिन तो करें। पिन कर दिया। अच्छा, ये इसने वो किया हुआ, चलो छोड़ो। हाँ जी, ये कौन सी क्लास है? हम्म, एक नॉन ऑब्स्टेंटिव होती है और दूसरी सबसर्विएंट होती है। क्या होती है? सबसर्विएंट क्लास। Subservient. तो ये सबसर्विएंट क्लास है। ये कह रहा है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। दिस मीन्स कि इस ऑर्डिनेंस में जहां भी कुछ लिखा हुआ है उसको सामने रख के, उसको यूटिलाइज करते हुए, उसकी गवर्निंग, उन चीजों को, उन प्रोविजंस को सामने रखते हुए इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज। इनकम टैक्स इम्पोज होगा फॉर ईच ईयर, हर साल के लिए, एट द रेट्स और रेट्स, एट द रेट और रेट्स स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1, 1B और 2 of part 1 of the first schedule, as the case may be, on every person who has taxable income for the year। अब यहाँ पे बच्चों, मैं, मेरा ख्याल है, एक मिनट ठहरो, दूसरे वाला खोल लूं, वो मेरा ख्याल है ये असल में कमेंट्री के साथ है मेरा। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि मैं आपको लॉ को पढ़ने का एक तरीका
जो है वो आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। जी ये आ गया सेक्शन 4, ठीक है। कमेंट्री एक्चुअली बहुत ज्यादा है। ये जी चैप्टर 2 आ गया। अच्छा जी ये क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस। तो मैं इसको एक कलर दे देता हूँ। इनकम टैक्स, सबसे पहले पता होना चाहिए इनकम टैक्स क्या है आपको, ठीक है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर, ठीक है, at the rate or rate specified in division 1, 1B or 2 of part 1 of the first schedule as the case may be on every person, ठीक है, on every person who has what, taxable income for the year, ठीक है, टैक्स ईयर या फॉर द ईयर। क्लियर हो गया। अब सब्जेक्ट टू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सब्जेक्ट टू का मतलब ये है कि जिस तरह इस ऑर्डिनेंस में प्रोवाइड किया हुआ है उस तरह आपने क्या करना है, इनकम टैक्स लगाना है। किस चीज पे, एक टैक्स ईयर के लिए किसी भी पर्सन की टैक्सेबल इनकम। सो हमें पहले तो पता ये होना चाहिए कि इनकम टैक्स क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए टैक्स ईयर क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए पर्सन क्या है, और फिर हमें पता होना चाहिए टैक्सेबल इनकम क्या है। सो अब अगर हम वापस चले जाएं सेक्शन 2 पे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए जनाब, इनकम टैक्स क्या है। तो ये ए से शुरू होता है, हम आई तक जाएंगे, ए बी सी डी ई आई। तो सबसे पहले क्या है जी, इनकम, उसके बाद इनकम ईयर, इंडिविजुअल। तो इनकम टैक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ होगा, क्या है, इनकम टैक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ हुआ तो इसका मतलब ये है कि फिर हमें देखना चाहिए कि इनकम और टैक्स अलग अलग तो डिफाइन नहीं हुए हुए। तो अगर हम वापस आए तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, हाँ भाई जवानो आवाज रह गई तुम्हारी, ये क्या है, इनकम। हाँ जी इनकम, ठीक है। तो कहते हैं इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन ये ब्ला 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 ब्ला, and any amount treated as income under any of the provisions of this ordinance and any loss of income। यानी लॉस भी इनकम में शामिल है डेफिनेशन में, और उसके अलावा कलेक्शन डिडक्शन भी शामिल है, और उसके अलावा क्या है, एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है, ये हो गई इनकम। अब अगर हमें इनकम की डेफिनेशन मिल गई तो फिर हमें टैक्स की भी मिलनी चाहिए, ठीक है। और अगर ना मिलेगी तो फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग लेते होते हैं, ठीक है, LMNOPQ
P और R S हाँ भाई, क्या लिखा हुआ? टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2। Under चैप्टर 2 chapter 2, और चैप्टर 2 yes ही sir, हम any, अभी yes sir, चैप्टर हम वही पढ़ रहे हैं. पढ़ रहे थे ना। एंड इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, फी और अदर चार्ज और एनी सम और अमाउंट लेविएबल और पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, उसने कहा है Yes कि sir, जी चैप्टर 2 में जो टैक्स इम्पोज हुआ है वो एंड इंक्लूड्स पेनल्टी, फी, चार्ज, सम और एनी अमाउंट लेविएबल और पेएबल। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो भी आपने पे करना है इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के तहत, वो क्या है? वो टैक्स है। सो अब दो बातें सामने आई हमारे, एक ये कि इनकम जो है वो है जो सब्जेक्ट टू टैक्स हो, और टैक्स वो है जो इस चैप्टर 2 के तहत इम्पोज किया जाए इनकम के ऊपर। और वो क्या है कि वो रेट्स हैं जो उसने कहा है कि मतलब आपके पास अगर टैक्सेबल इनकम है तो टैक्सेबल इनकम पे इस शेड्यूल के अंदर ये डिवीजन 1 बी और 2 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में जो रेट दिए हुए हैं टैक्सेबल इनकम के ऊपर, आप अगर ये रेट लगाएंगे तो क्या होगा? आपके पास इनकम टैक्स आ जाएगा। आपके पास इनकम होनी चाहिए, उस इनकम पे रेट लगाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्स ऑन इनकम या इनकम टैक्स। ठीक हो गया। अब टैक्सेबल इनकम क्या है यार? इनकम तो हमें पता लग गई। अब आप एक बात याद रखें, एक चीज है इनकम और एक चीज है टैक्सेबल इनकम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इनकम टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? हर इनकम टैक्सेबल नहीं है सर. नहीं है। तो अच्छा, अब हमें दो बातें और पता होनी चाहिए, एक ये कि टैक्सेबल इनकम क्या है और दूसरा ये कि पर्सन कौन है। ठीक है, जी सर. पर्सन के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरा और मिसेस हुजैमा बुखारी का जो है एक मुकालमा पड़ा हुआ है, आप वो जरूर देखिएगा, आपको पर्सन की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सर क्या मुकालमा? यार कन्वर्सेशन पड़ी हुई है ना, वो एक अच्छा रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, मैं उसका सही लिंक सही। शेयर कर दूंगा इधर। अच्छा, टैक्स हमें पता लग गया, टैक्सेबल इनकम उसी के नीचे है। टैक्सेबल इनकम मींस टैक्सेबल इनकम एज डिफाइंड इन सेक्शन 9। यार मुझे ना यूनिवर्सिटी का बाथरूम याद आ गया। वो यूनिवर्सिटी का हमारे बाथरूम था ना, तो उस पर लिखा हुआ था दाएं देखें बाएं देखें इधर देखें उधर देखें, और एंड पे लिखा होता था इधर उधर क्या देख रहे हैं, अपना काम करें और जाएं। ठीक है ना, तो कहीं लिखा होता था जालिम काजी आ रहा है। तो ये टैक्सेबल इनकम जो है सेक्शन 9 में जो इनकम आपकी डिफाइंड है वो है। ठीक है, क्या है? सेक्शन 9 में। अब वो जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। सेक्शन 9 कल कल जब मैं आपको वो 1 पेजर दूंगा तो इट विल मेक यू थिंग्स एज क्लियर एज अ डे लाइट। ठीक है, टैक्सेबल इनकम हमें पता लग गई। अब हमें एक चीज और पता करनी है, वो क्या है बताओ? हाँ जी, क्या चीज रह गई? सर नॉन टैक्सेबल इनकम। तो यार जो टैक्सेबल के अलावा बचेगी वो नॉन टैक्सेबल ही होगी ना शहजादे। वो ही नहीं सर ढूंढने लगे। वहां पे पर्सन हम पर्सन रहता यस, वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोला ये? मोमिना? हम माहम, वेरी गुड माहम, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो पर्सन क्या है? आज अब हम जब मैं दोबारा लॉग इन होऊंगा, अभी ये खत्म होने वाला है, तो आज हम सिर्फ पर्सन को पढ़ें, क्योंकि आपने पर्सन पढ़ लिया तो फिर हम देखेंगे कि इसके आगे क्या है। ठीक है, पर्सन मींस अ पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन इन सेक्शन 80। ए पर्सन मींस अ पर्सन
अच्छा, ये आप मुझे एक बात बताएं, कहीं आप देख रहे हैं मीन्स लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ इंक्लूड्स? जैसे ये सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड्स, ये लिखा हुआ ना सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड, यहाँ लिखा हुआ पर्सन मीन्स। आपको मैंने बताया था ये जहां मीन्स आए और जहां इंक्लूड्स आए वहां क्या होता है, मीन्स क्या है? मीन्स का मतलब होता है कि ये डेफिनेशन एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है और इसमें जो लिख दिया गया बस वही है, इसके अलावा आप कोई चीज इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन होती है सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड, जहां इंक्लूड आ जाए ये होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। और जहां पे लिखा जाए कि मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक है। टेक्स्ट की डेफिनेशन अभी आपने देखी थी ना, ये देखें LMNS, टेक्स्ट की डेफिनेशन में आपने ये देखा था, हाँ जी, टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 एंड इंक्लूड्स, ये मीन्स और ये एंड इंक्लूड्स, ठीक है। अब ये वाली जो डेफिनेशन है इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव डेफिनेशन, ठीक है। सो तीन किस्म की डेफिनेशन हो गई, या एक्सक्लूसिव होगी। एक्सक्लूसिव का जो एम्बिट है वो बड़ा सख्त होता है, यानी वो एक गिवन पैरामीटर्स के अंदर अंदर होता है, जो डेफिनेशन में दिया हुआ है उससे बाहर आप नहीं जा सकते। लेकिन जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती हैं उसमें आप सर्कल से बाहर जा सकते हैं। और जो एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव होती हैं उसमें आप एक्सक्लूसिविटी के लिए जितनी हद तक डेफिनेशन एक्सक्लूसिव होती है सर्कल के अंदर रहते हैं, और उसके अलावा फिर आप सर्कल से बाहर जाते हैं। जैसे एंड इंक्लूड्स पेनल्टी और फी के लिए हम सर्कल से बाहर निकल आए टैक्स के, और टैक्स के लिए हम चैप्टर 2 के सर्कल के अंदर रहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक चीज और रह गई थी और वो थी टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या है? Tax year means a tax year as defined in subsection 1 of section 74 and in relation to a person includes a special year or a transitional year that the person is permitted to use under section 74। ये अभी आप इस पे जहन पे बिल्कुल जोर ना दें, ना परेशान हो कि ये चीज क्या है। जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर आपको फौरी तौर पे ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि टैक्स में आपका एक नॉर्मल टैक्स ईयर है, एक स्पेशल टैक्स ईयर है और एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। ये तीन टैक्स ईयर्स हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इंक्लूड्स स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और नॉर्मल टैक्स ईयर तो है ही है, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो मुझे बता सकते। सर समझाना तो भी आपने है ना बाद में। हाँ ना, क्यों नहीं समझाना यार। अभी तो बस मैं सर फिर सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एड्रेसेस, ये चीज यहाँ रखी है, ये चीज यहाँ रखी है, ये चीज यहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है, ये यहाँ रखी है। आपने सिर्फ इस बात को नोट करना है कौन सी चीज कहाँ रखी है, ठीक है। और जब मैं आपको कल से पढ़ाऊंगा तो फिर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, आज हम सिर्फ एड्रेसेस मालूम कर रहे हैं, फोन नंबर नोट कर रहे हैं लोगों के, ठीक है। सर इसकी कोई स्लाइड्स नहीं है जिसमें सारा कुछ इकट्ठा ही दिया हो? यार ये जो है ना, ये इतना एक वास्ट मजमून है कि इस पे अगर मैं एक एक चीज पे स्लाइड बनाने लग जाऊंगा तब आपको बिल्कुल नहीं समझ आनी। मैं आपको बिल्कुल एक अलग तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ। कल जब मैं वो 1 पेजर आपके सामने रखूंगा आपको बात खूब समझ आ जाएगी, जी सर। ठीक है। और ये मतलब ये चीज जो है ना, ये स्लाइड से समझाई तो जा सकती है, लेकिन वो विद द पैसेज, जैसे जब मैं जरूरत महसूस करूंगा कि हाँ अब इसके लिए स्लाइड्स की जरूरत है तो फिर मैं आपको वो स्लाइड साथ के साथ दूंगा, क्योंकि ये कोई छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट आफ्टर कस्टम्स, इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो है फिस्कल स्टैट्यूट। जी सर, तो ये सारा पढ़ना है या बीच में जरूरी चीजें बस आप पढ़ा दीजिएगा जो यार मैं पीडीएफ? इसमें आपको जो है ना इतनी ओवरव्यू दे दूंगा कि आप किसी शख्स की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। मैंने आपको हाफिज कुरान नहीं बनाना इसका, वो मतलब हाफिज टैक्स, सॉरी,
तो मैंने आपको इतना पढ़ा देना है कि आप किसी की, जिस तरह आप सेल्स टैक्स लायबिलिटी अब कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह इनकम टैक्स लायबिलिटी भी किसी की कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, यस सर। तो मेरा ख्याल है कि अभी बंद हो जाएगा। बंद होता है तो मैं दोबारा आपको वो देता हूँ